नमस्कार बच्चों। कल अपने मैप के बारे में पढ़ाई की। आज हम दूसरा टॉपिक के लेके आ रहे हैं। टॉपिक का नाम अपना स्वाधीनता आंदोलन। इसे गांधी युग भी बोलते हैं, अपने गांधी युग भी बोलते हैं। 1919 से लेके 1947 ईस्वी तक, लेकिन अपने यहाँ अपने पढ़ेंगे 1869 से लेके 1948 तक। कल बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे सर इतिहास वाला टॉपिक लेना है। हाँ, इतिहास वाला टॉपिक लेंगे अपने, और इसमें डेट है, सन है, बहुत सारी बातें हैं, घटनाएं हैं, तो यार बहुत करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इसको गौर से सुनो। मैं आपको एक एक डेट, एक एक सन बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक के द्वारा नहीं बताऊंगा, सीधे बताऊंगा मैं आपको। सुनना समझना होगा। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं अपने गांधी जी से, महात्मा गांधी से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको सारी डेट और सन बताता हूँ, ठीक है। नंबर 1, 2 अक्टूबर 1869, 1882। एक एक को मैं क्लियर भी करता जाता हूँ, ठीक है। ये अपना टॉपिक हो गया। मैं टॉपिक को एक बार साफ कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ गांधी युग। (1869 से 1948 ईस्वी, यहाँ तक पढ़ेंगे अपने, है ना। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गांधी जी का जन्म हुआ था। एक एक बात मैं बता रहा हूँ, फिर और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे अपने। 1882 यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। 1882 गांधी जी का बाल विवाह हुआ था। गांधी जी का 13.5 साल की उम्र में, 13.5 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी से। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। 1888 में गांधी जी ने 10वीं क्लास पास की थी। 10वीं क्लास पास की थी। 10वीं करने के बाद ये 88 में इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। फिर ये वापस भारत, इनका आगमन हुआ 1891 ईस्वी को। 18वें बैरिस्टर बनकर आए थे। ये क्या बनकर आए थे? बैरिस्टर, यानी अपनी वकालत पूरी कर भारत वापस आगमन हुआ था। भारत आगमन हुआ था इनका। भारत आगमन होने के बाद 2 वर्ष तक इन्होंने मनुष्य का काम किया था। अब इनका जीवन यहाँ से चेंज होता है। कहाँ से चेंज होता है? 1893 ईस्वी से। 1893 का जो वर्ष है, अपने क्वेश्चन भी बनता है, भारत का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। जैसे हम अपने प्रत्येक टॉपिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक एक लाइन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1893 ईस्वी में ये इनके जीवन में एक मौका आया था दक्षिण अफ्रीका जाने का। ये पहले व्यक्ति थे जो एक केस के सिलसिले में, अब्दुल्ला नाम का एक पारसी था, वो मूलतः गुजराती था। कौन था? अब्दुल्ला। एक व्यापारी था। कौन था? एक व्यापारी था। ये मूलतः गुजरात का था, पारसी था। इसका डरबन में व्यापार था। कहाँ पर था? डरबन में व्यापार था। तो इसको अंग्रेजों के विरुद्ध केस लड़ने के लिए एक वकील की आवश्यकता थी। इन्होंने महात्मा गांधी को वकील के रूप में डरबन केस लड़ने के लिए
लेके गए थे ये। 1893 में भी डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। ओके, अपना इतना हुआ। 1894 में 1 साल तक इन्होंने केस लड़ा और केस जीत गए। 1894 ईस्वी में देखो, आपको पता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो अपना ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका में ये डरबन है, क्या ये डरबन, ये प्रिटोरिया, अक्सर इनका डरबन से प्रिटोरिया आना जाना रहता था, ट्रेन से जाते थे प्रथम श्रेणी डिब्बे में। तो यहाँ पर कई बार इनको अपमानित होना पड़ा था, डिब्बे से भी इनको निकाल दिया गया था, धक्के निकाल दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन, होटल आदि लिखा होता था, यहाँ भारत और अन्य काले व्यक्तियों को प्रवेश वर्जित है। तो यहाँ भी इनका कई बार अपमान हुआ था। तो इन्होंने देखा जब मेरे जैसे जाने माने वकील के साथ इतना अपमान हो रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे हैं उनके साथ क्या होता होगा। जो दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोग थे उनके प्रति गोरे लोग क्या करते होंगे। तो इन्होंने रंग भेद नीति के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए कुछ काम करना शुरू किया। इन्होंने कुछ बातें शुरू की। नंबर 1, 1894 में उन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेस का निर्माण किया। नेटाल भारतीय कांग्रेस का इन्होंने निर्माण किया, एक संस्था का निर्माण किया। 1894 में इन लोगों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों की आवाज़ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला। इनके माध्यम से इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लिखना आरंभ किया। अंग्रेज़ क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति वो गलत व्यवहार करते थे, किस तरह से उनका शोषण करते थे, उनके बारे में इन्होंने लिखना शुरू किया। और नेटाल भारतीय कांग्रेस के माध्यम से एक मंच तैयार किया, जिससे रंग भेद नीति के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन करके जो समस्याएं थी, उस समस्याओं भारतीय लोगों के, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए नेटाल भारतीय कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने एक मंच तैयार करके आवाज़ उठाना शुरू किया था। ओके, मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ इतना। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? पोरबंदर। वर्तमान में इसका नाम सुदामापुरी है। सुदामापुर, पहले इसको काठियावाड़ राज्य था, वर्तमान में इसको गुजरात बोलते हैं। अगर अपने भारत का नक्शा देखें, अपने भारत का नक्शा देखें, इस भारत के नक्शे में पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर यहाँ पर है। पोरबंदर कहाँ है? देखो अपना साथ में नक्शा भी हो रहा है। क्या हो रहा है? नक्शा भी हो रहा है। अगर आ जाता है कि पोरबंदर कहाँ है, तो आपको कहाँ बढ़ना पड़ेगा? यहाँ पे। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। इसका वर्तमान में नाम सुदामापुर है। काठियावाड़, इस पूरे को गुजरात बोलते वर्तमान में। पहले इसका नाम काठियावाड़ था। क्या नाम था? काठियावाड़। सौराष्ट्र भी बोलते हैं इसको, सौराष्ट्र। इनके पिता राजकोट के थे, तो राजकोट यहाँ पर आएगा, राजकोट। ओके, इनकी माता का नाम, पिता का नाम अपने
परिचय में करेंगे तब करेंगे। 1882 में इनका 13.5 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी। 1888 में 10वीं करने के बाद इंग्लैंड गए थे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 1891 में बैरिस्टर वकालत पूरी करके भारत आगमन हुआ था। 1893 में ये एक केस के सिलसिले में डरबन दक्षिण अफ्रीका, डरबन दक्षिण अफ्रीका, गुजराती मूलतः अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। यहाँ से मुंबई बंदरगाह से ये दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे। यहाँ जाने के बाद इन्होंने केस को जीता भी। जीतने के बाद 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने 2 दशक से भी ज़्यादा समय वहाँ बिताया था। क्यों बिताया था? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी। काले और गोरों के बीच में भेद था, रंग भेद नीति थी। इस समस्या को भी दूर करना था। 1893 में इन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेस का निर्माण किया। 1894 में इंडियन ओपिनियन समाचार का पत्र निकाला। ओके, उसके बाद इन्होंने वहाँ बहुत सारी समस्याएं देखी। नंबर 1, 1906 में अब अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया। क्या अधिनियम पारित किया? अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका रह रहे हैं, उनको अपना पंजीकरण व परिचय पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक भारतीय को दक्षिण अफ्रीका में रहना है तो अपना पंजीकरण कराओ और अपने एक परिचय पत्र बनाओ, जिससे पहचान हो सके कि आप यहाँ रह रहे हैं। आपका दूसरा, क्योंकि ये नियम क्यों बनाया गया? भारतीयों को निकालने के लिए। फिर 1908 में फिर एक नया अधिनियम पारित किया गया। जो अधिनियम था वह अधिनियम भारतीयों को 1908 में एक नया अधिनियम पारित किया गया कि भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश बंद करने के लिए कि कम से कम भारतीय लोगों का प्रवेश हो, इसलिए बिना अनुमति कोई भी भारतीय दक्षिण अफ्रीका नहीं आए। 1908 में ऐसा अधिनियम पारित किया गया। ओके। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गांधी जी का जन्म हुआ था। 82 में इनका बाल विवाह हुआ था। 88 में इन्होंने इंग्लैंड वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। 91 में शिक्षा बैरिस्टर बनकर ये वापस आए थे। 1893 में पहले वकील थे, पहले भारतीय थे जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, केस लड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केस लड़ा था और जीते भी थे। अब्दुल्ला जो पारसी था, व्यापारी के पक्ष में। 1894 में जब इन्होंने 1 साल रहने के बाद ये देखा कि वहाँ काले और गोरों का भेद है, रंग भेद नीति को दूर करने के लिए समस्याएं थी, तो नेटाल भारतीय कांग्रेस का निर्माण किया और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र में आवाज़ को बुलंद किया 1894 में। और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण और परिचय पत्र एक नया अधिनियम आया था। 1908 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को प्रवेश बंद करने के लिए फिर एक नया अधिनियम आया था। ओके, उसके बाद डेट आती है अपने 1909। 1909 एक सन अपना, इसमें इन्होंने गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा था। क्या लिखा था?
हिंद स्वराज इनकी किताब है, एक काल्पनिक संवाद है। क्या ये काल्पनिक संवाद है। इस काल्पनिक संवाद के द्वारा इन्होंने भारत के स्वराज के बारे में लिखा, भारत के स्वराज के बारे में लिखा कि मेरा भविष्य का भारत कैसा होगा। ये कब लिखा? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन की यात्रा की थी। जो ब्रिटेन से वापस दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, ब्रिटेन से वापस दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, तब इन्होंने इस किताब को लिखा था, हिंद स्वराज को लिखा था। ओके, हिंद स्वराज लिखने के बाद 1914 में एक सन बीच में रह गया, 1899, यहाँ क्या आएगा 1899, यहाँ लिख देता हूँ 1899 में रह गया। 1899 में इन्होंने वहाँ काफ़ी दक्षिण अफ्रीका अच्छे काम किए थे, तो उनको 2 पदक मिले थे, एक जुलू पदक मिला था और एक बोयर पदक मिला था। एक बोयर पदक मिला था दक्षिण अफ्रीका में, जो युद्ध संबंधी पदक थे। एक का नाम था जुलू पदक, एक का नाम था बोयर पदक। ओके, फिर है 1914 ईस्वी। अब देखो, इन्होंने 1894 से लेके 1900 दिसंबर 1914 तक इन्होंने गए थे 1 साल के लिए। कितने साल के लिए गए थे? 1 साल के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने 21 साल से भी ज़्यादा वहाँ रहे, यानी 2 दशक से भी ज़्यादा वहाँ रहे। किस लिए? रंग भेद नीति के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था, आंदोलन किया था, और रंग भेद नीति के विरुद्ध एक लंबा इन्होंने संघर्ष करते हुए जो दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों के बीच में जो विभेद था, उस विभेद को पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म करके उस पर विजय हासिल करके 1914 में तक उन्होंने विजय हासिल की थी। 20 साल इनको लग गए थे इस संघर्ष में, और 20 साल के संघर्ष के बाद ये भारत इनका आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए, भारत आगमन, भारत आ गए। भारत आने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम, इनके 2 गुरु थे। एक आध्यात्मिक गुरु था, जो धार्मिक गुरु कह सकते हैं, इनकी माँ थी, और एक राजनीतिक गुरु थे। क्या नाम था? नाम है ध्यान, राजनीतिक के गुरु। इनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इन्होंने साफ कहा कि 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो। पूरे भारत का भ्रमण करते हुए भारत की जो स्थिति है, कैसी स्थिति है, पूरी स्थिति को जानो, समझो। भारत में कैसा शासन है, किस तरह का, पूरी बात जानकर, भारत को जानकर, भारत की स्थिति को जानकर अगला कदम उठाओ। अगला कदम है उठाने के लिए कहा। इन्होंने ऐसा ही किया। 1 साल तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, मंथन किया, देखा, और देखने के बाद इन्होंने निश्चय ये हुआ कि 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्या की? साबरमती आश्रम की। इसको सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं, इसको सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं।
ये जो साबरमती है, साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद में। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, इसे सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती स्थित है। ओके, ये करने के बाद इन्होंने 1917 में इनका पहला आंदोलन था चंपारण। कौन सा था? चंपारण। 1916 में उन्होंने साबरमती के आश्रम की स्थापना की और उसके बाद 1917 में चंपारण पहला इनका आंदोलन था। दूसरा अहमदाबाद। दूसरा कौन सा था? अहमदाबाद। 1918 में इनका अगला था खेड़ा आंदोलन। कौन सा था? खेड़ा आंदोलन। ये 5 मार्च को हुआ था, डिटेल में अपने पढ़ेंगे। ये 22 मार्च को हुआ था। ओके, समझ में आ रहा है आपको? फिर आता है अपना 1919। 1919 में रोल्ट एक्ट आया था। क्या आया था? रोल्ट एक्ट आया था। रोल्ट एक्ट क्यों आया? क्योंकि बीच में एक 1914 भी आता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो 1918 तक चला था। जो 1918 तक चला था। 1919 ईस्वी में रोल्ट एक्ट हुआ था और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ओके, कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं मैं आपको। 1909 हिंद स्वराज नाम किताब, ये क्वेश्चन आया भी अपने बोर्ड में 2 साल पहले आया था। 1909 हिंद स्वराज, ये इन्होंने खुद ने लिखी थी। ये मूलतः गुजराती में लिखी थी उन्होंने। भाषा क्या है? गुजराती। गुजराती में लिखा था। ये इनका एक काल्पनिक संवाद है, सपनों का भारत है। और इन्होंने भारत के स्वराज के बारे में लिखा था, ब्रिटेन व दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय। 1914 से लेकर 1894 लगभग 20 साल से ऊपर, 20 साल के लगभग इन्होंने, 21 साल वो रहे थे। इन्होंने यहाँ पे रंग भेद नीति के विरोध आंदोलन चलाया था। 9 जनवरी 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए थे। भारत आने के बाद खास बात थी, इनको यहाँ केसरे-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। केसरे-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। 1915 में केसरे-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? केसरे-ए-हिंद की उपाधि की थी। सबसे बड़ी उपाधि थी भारत की। फिर 1916 में 15 से लेकर 16 तक 1 साल इन्होंने वेट किया था, पूरे भारत का भ्रमण किया था, क्योंकि उनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके आदेशानुसार बात को समझा, भारत की स्थिति को समझा। और 1916 में इन्होंने देखा कि जो स्थिति दक्षिण अफ्रीका में थी, वैसी की वैसी स्थिति भारत में थी। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि फिर एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसे सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं। ये अहमदाबाद में, गुजरात में। गुजरात कहाँ है? भारत में। कहाँ पर है? भारत में है। इनके देखिए 3 छोटे आंदोलन थे। 3 ही छोटे आंदोलन थे और 3 बड़े आंदोलन थे। बहुत बड़ी बात है ये कि 3 छोटे आंदोलन, क्योंकि उन्होंने, उनके जो गुरु ने कहा था कि छोटे आंदोलन करके पहले जनता के साथ जुड़ो, फिर बड़े आंदोलन करो। तो उन्होंने 1917 में, 18 में, 18 में 3 छोटे आंदोलन किए थे। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। 1917, 1918, 1918 चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। 1917 में चंपारण, चंपारण कहाँ है? बिहार में। अहमदाबाद कहाँ है?
गुजरात में। खेड़ा कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद है गुजरात। ओके। और 1919 में, अब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद रॉल्ट एक्ट आया और उसके बाद जलियांवाला बाग आया। ये हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में अपनी डिटेल पढ़ेंगे। कुछ डेट और है उसके बारे में करते हैं अपने, पहले पूरी डेट करते हैं अपने, सन करते हैं, उसके बाद एक एक के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे अपने। ओके। उसके बाद 1920 1920 खिलाफत आंदोलन। क्या आएगा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1 अगस्त को हुआ था, 1 अगस्त 1920, और 1 अगस्त 1920 को ही 1920 ये भी 1 अगस्त को हुआ था। असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। याद करना आपको, इसको याद करना, क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं और छोटे क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो बड़े क्वेश्चन अपने आप कर दोगे। 1922 5 फरवरी और 12 फरवरी, इसमें याद रखना आपको चोरा चोरी कांड हुआ था और ये आंदोलन बंद हो गया था। चोरी चोरा, ठीक है ना, चोरा चोरी कांड हुआ था, गोरखपुर में हुआ था उत्तर प्रदेश में। 1920 1922 1923 स्वराज्य पार्टी अब अपने नहीं है। उसके बाद 1927 का है, 1927 साइमन कमीशन इंग्लैंड में बना था। और 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था, यानी भारत आया था। ये इसे व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, इसे व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, इसे व्हाइट कमीशन बोलते हैं। उसके बाद 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी 31 दिसंबर को। कब हुआ था? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें एक अधिनियम पारित हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसे पूर्ण स्वराज्य दिवस भी कहा जाता है। इसे पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी कहा जाता है, पूर्ण स्वराज्य दिवस भी कहा जाता है। इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है, इस पे के क्वेश्चन भी बनता है, अपने बाद में बात करेंगे। फिर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या आएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। फिर 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन। कौन सा आएगा? पहला गोलमेज सम्मेलन। मैं तीनों एक साथ में लिख देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, साफ करना पड़ेगा, एक बार दोहराना भी है। 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3। पहला, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। कहाँ हुए थे? ब्रिटेन में हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे।
ओके, इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ये आपकी किताब में है। किताब में कौन सा है? ये है। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। फिर आता है अपने 1931 गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 1932 अपने पूना पैक्ट है। क्या है? पूना पैक्ट। और 1932 पूना पैक्ट, 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह अपनी किताब में है, व्यक्तिगत है सत्याग्रह। लास्ट अपने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर 1947 भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, जिसमें दो डेट आती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त भारत आज़ाद हुआ था। और 14 अगस्त मध्य रात्रि को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ था। लास्ट डेट अपने बताया 1869 से लेकर 1948 तक। 69 से शुरू किया अपने, 48 आ गया 1948। क्योंकि एक डेट और मैं आपको लिखूंगा, क्योंकि अपने यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। गांधी जी का देहांत हुआ यहाँ पर बिड़ला भवन, जहाँ वो हमेशा जाया करते थे मंदिर में, दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा, दिल्ली नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली चलाई गई थी और मरते वक्त उनके मुँह से एक ही निकला था, हे राम। क्या निकला था? हे राम। क्योंकि बिड़ला भवन में उनके एक पसंद एक संगीत, उनका गाना था, वो हमेशा गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम। ये 2-3 इनके भजन थे। भजन गाने के बाद बाहर आए तो नाथूराम गोडसे जो हिंदू कट्टर था, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए उसका उनके दिमाग में था और उन्होंने गोली चलाई। और ये यहाँ पर 30 जनवरी को, क्या था? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी विदा हुए। तो एक बार मैं इस डेट को पुनः रिपीट कर देता हूँ, फिर अपने डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, 1869 ईस्वी गांधी जी का जन्म हुआ था। ओके, 1882 गांधी जी का बाल विवाह हुआ था। 1888 गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन गए थे। 1891 गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत आए थे। 1893 ईस्वी गांधी जी पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, डरबन गए थे। 1894 1 वर्ष के लिए गए थे। जाने के बाद इनके पास समस्याएं बहुत आई थी। इन समस्याओं को काले और गोरों के बीच में विभेद था, देखा तो उनको इन समस्याओं को दूर करने के लिए 1894 में उन्होंने नैनीताल भारतीय कांग्रेस का निर्माण किया। 1894 में उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, इंडियन ओपिनियन समाचार। फिर अंग्रेजों ने 1906 में 2 अधिनियम पारित किए, पंजीकरण और परिचय और प्रवेश बंद। 1899 में गांधी जी को 2 पदक मिले थे वहाँ पर, जुलू पदक और बोयर पदक।
1909 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था, भारत के स्वराज के बारे में लिखा, एक काल्पनिक संवाद था। ये ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तब लिखा था, जल यात्रा की थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 से 18 के बीच में। 1914 में काम कंप्लीट करके रंग भेद नीति के विरुद्ध आंदोलन को जीत कर समस्या खत्म करके 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। तब इनको केस से ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। 1916 आने के बाद 15 में अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से इन्होंने मुलाकात की और 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है। इनके 3 आंदोलन है, 1917, 1918 चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 3 आंदोलन छोटे और 3 बड़े। कौन कौन से? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, 3 बड़े आंदोलन थे। 1919 में रॉल्ट एक्ट हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ओके, 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ। पता है आपको, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसमें तुर्की त्रिगुट के पक्ष में था, इसके टुकड़े हुए। अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों ने आंदोलन किया था, खिलाफत मतलब विद्रोह करना। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। 1922 में ये आंदोलन खत्म हो गया था। 1927 में सर साइमन कमीशन भारत में आया था, क्योंकि उनको 1919 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो शासन चल रहा था उस शासन को देखना था किस तरह का हो रहा है। ठीक है, इसका विरोध किया गया था, पूरी डिटेल पढ़ेंगे अपने। 1928 में मुंबई भारत पहुंचा था। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ, नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन अपने सिर्फ इतना ही है। 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे, गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 1932 में पुन्ना पैक्ट हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, 3 थे इसमें। 3 कौन के? विनोबा भावे, पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। ये 3 थे। फिर आता है अपना 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अंतिम आंदोलन था गांधी जी का, जो बिना नेतृत्व के चला था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना के अंतर्गत भारत आज़ाद हुआ। पहले पाकिस्तान बना, फिर भारत बना। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत। और गांधी जी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गौडसे के द्वारा गोली से इनका देहांत हुआ। ओके, अब अपने आगे पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन लेके पढ़ते हैं अपने। पहला क्वेश्चन अपना यही बनता है, गांधी जी का जीवन परिचय। क्या बनेगा? गांधी जी का जीवन परिचय। इसमें भी कुछ जीके क्वेश्चन आएंगे। पहले जीके क्वेश्चन आता है, जैसे अपने गांधी जी का नाम लिखते हैं। गांधी जी का पूरा नाम अगर अपने ऐसे लिखे जीके के रूप में बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा, ठीक है, फिर महात्मा गांधी, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ इसको, और मोहनदास करमचंद गांधी। देखो ये क्वेश्चन आए हुए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बार आते भी हैं कि ये राष्ट्रपिता एक उपाधि है, महात्मा एक उपाधि है। महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध नाम है, मोहनदास महात्मा गांधी का नाम है, ठीक है, करमचंद इनके पिता का नाम है, और गांधी जातीय उपाधि है। ठीक है, वैसे ये ब्राह्मण थे,
राष्ट्रपिता, अब ये उपाधि किसने दी? पहला तो ये आएगा। देखिए पहले इसको उदाहरण करते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इनका प्रसिद्ध नाम है। क्या नाम है? प्रसिद्ध नाम है नंबर 1 पर। इनके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम इनका मन्नू था। क्या था? मन्नू था। दूसरा है महात्मा। क्या नाम है? महात्मा। महात्मा की जो उपाधि दी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, क्योंकि गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण था, जो 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण का जो पहला आंदोलन था, उसकी सफलता पर जब उन्होंने इनको देखा, साधु साहब महात्मा जैसा उनका वेशभूषा देखी, तो चंपारण की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा था इसमें राष्ट्रपिता। देखिए राष्ट्रपिता का शब्द का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 6 जुलाई 1944 ईस्वी। 6 जुलाई 1944 ईस्वी जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ से सिंगापुर होते हुए बर्लिन गए थे, तब इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमांड ली थी। तो आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से उन्होंने एक प्रसारण जारी किया था, और वो महात्मा गांधी के नाम से था। और महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, राष्ट्रपिता, कि भारत की स्वाधीनता के पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद व शुभ कामनाएं चाहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये शब्द वैसे उपाधि नहीं है, कोई उपाधि नहीं है, लेकिन राष्ट्रपिता का शब्द का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये फिर चलन में हो गया, तो ये नाम क्लियर हुआ। मोहनदास इनके खुद का नाम था, करमचंद गांधी उनके पिता का नाम है। ओके, ये इनका जन्म मैंने आपको बताया था 2 अक्टूबर, पूरा लिखना पड़ेगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। वर्तमान इसका सुदामापुरी है, सुदामापुर या पुरी, और ये वर्तमान में गुजरात है। पहले इसका नाम काठियावाड़ था। पहले क्या नाम था? काठियावाड़। इनकी माता का नाम, एक धार्मिक महिला थी, माता का नाम पुतलीबाई था। क्या नाम था? पुतलीबाई था। पिता का नाम करमचंद था, करमचंद गांधी, जो राजकोट के थे, राजकोट के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? राजकोट के दीवान। ओके, थोड़ा सा परिचय और। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 बेटे थे, ठीक है। एक का नाम था हरिदास, ऊपर लिखता हूं, इनके 4 बेटे थे। बेटे तो 5 थे, लेकिन एक गुजर गया था। इनके 4 बेटे थे, हरिदास, मणिदास, हरिलाल था, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास।
पांचवा बेटा आपकी किताब में आता है, ये नहीं आते। पांचवा बेटा कौन सा आएगा, ऐसे ही बताया मैंने आपको। ये पांचवा जो बेटा है, जो उन्होंने अपना नाम दिया था, नाम दिया तो फर्जंद बेटा भी कहलाता है वो। हम इसको नाम दिया भी कह सकते हैं और फर्जंद बेटा भी कह सकते हैं, जिसका नाम था जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज, जिन्होंने साबरमती आश्रम के लिए खूब धन भी दिया था। तो ये इनका जीवन परिचय है, इनका जीवन परिचय। एक बार पुनः 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपने। गांधी जी का जीवन परिचय, राष्ट्रपिता, महात्मा, ये जो शब्द है महात्मा गांधी, इनका जगत प्रसिद्ध नाम है। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण की सफलता कहा था। राष्ट्रपिता 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता, ठीक है ना, आपका आशीर्वाद शुभकामनाएं चाहती हैं स्वाधीनता आंदोलन में। इन्होंने कहा था, ओके, 2 अक्टूबर 1869 उनका जन्म हुआ था पोरबंदर, सुदामापुर, काठियावाड़, गुजरात में। और इनके माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था, राजकोट के दीवान थे। पत्नी कस्तूरबा गांधी था। इनका बाल विवाह था लगभग 13 साल की उम्र में, 13.5 साल की उम्र में। इनके 4 पुत्र थे और 5वां जो बेटा था जमुना लाल बजाज, जिन्होंने उनका अपना नाम दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन। सुनो आगे अगला क्वेश्चन। अब अपने करते हैं 3 छोटे क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीनों छोटे क्वेश्चन आप समझना। पहला है चंपारण, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है चंपारण। दूसरा है खेड़ा, दूसरा है अहमदाबाद, दूसरा है अहमदाबाद। तीसरा कौन सा है, खेड़ा। इन तीनों को समझना, बहुत आसान तरीके से समझना, आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, तीनों को समझना। ओके, ये 1917 में हुआ, ये 5 मार्च 1918 को हुआ, ये 22 मार्च 1918 को हुआ। ओके, गांधी जी के 3 छोटे आंदोलन थे और 3 ही बड़े आंदोलन थे। देखिए गांधी जी का एक पहला आंदोलन था, गांधी जी का ये पहला आंदोलन था, गांधी जी का ये भी पहला आंदोलन था। पहला आंदोलन था ये, अहमदाबाद आंदोलन पहला आंदोलन था। चंपारण गांधी जी का पहला आंदोलन था। अहमदाबाद गांधी जी, अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन भी गांधी जी का पहला आंदोलन था। अब आप ये कहोगे कि तीनों पहला कैसे हो गए? बस यहाँ थोड़ा सा अगर आप समझ जाते हो बात को तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कैसे आएगा? ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, ओके, इसको अपने पहले ही बोलते हैं। चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था। अब ये मिल आंदोलन है तो क्या मजदूर आंदोलन हो गया? तो ये गांधी जी का पहला मजदूर आंदोलन था। गांधी जी का पहला, इसे बोलेंगे मजदूर आंदोलन। क्या बोलेंगे? मजदूर आंदोलन। तो ये भी मैंने पहले लिखा है। तो आप ये खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा मतलब किसानों के बारे में, क्योंकि फसल की खेती थी, नष्ट हो गई थी, अपनी डिटेल पढ़ेंगे अभी। तो ये किसान आंदोलन था, इसको अपने क्या लिखेंगे? पहला किसान आंदोलन। गांधी जी का ये पहला किसान आंदोलन था।
तो तीनों पहले हुए कि नहीं हुए। अब अपने कहेंगे गांधी जी का ये पहला आंदोलन था, ये दूसरा था और ये तीसरा था। ये तीसरा आंदोलन था, ये दूसरा आंदोलन था और ये पहला आंदोलन आएगा। ये पहला आंदोलन। अब समझ में आया कि नहीं आया। गांधी जी का पहला आंदोलन था, गांधी जी का पहला मजदूर आंदोलन था अहमदाबाद का, चंपारण पहला आंदोलन था, अहमदाबाद मिल आंदोलन पहला मजदूर आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन पहला किसान आंदोलन था। चंपारण पहला आंदोलन था गांधी जी का, अहमदाबाद मिल आंदोलन दूसरा आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन तीसरा आंदोलन था गांधी जी का। ओके, ये 1917 में हुआ, ये 1918, ये भी 1918 में। अब चंपारण के बारे में पढ़ते हैं अपने, ठीक है ना। चंपारण के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है कि चंपारण कहाँ पर है। चंपारण अपने देखें तो ये है बिहार। क्या ये बिहार, ये बिहार में पड़ता है, पूर्वी बिहार। ये चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। चंपारण के जो किसान थे और जो वहाँ के जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि वहाँ बागान लगा रखे थे, तो चंपारण में नील की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी, नील की खेती होती थी। क्योंकि पता है आपको भारत में कपड़ा बनता था, कपड़ा मुख्य उनका व्यापार था अंग्रेजों का, और कपड़े को रंगने के लिए, रंग बिरंगा बनाने के लिए, अलग अलग तरीके से रंगों में परिवर्तन करने के लिए नील चाहिए थी। और नील की खेती अनुबंध के आधार पर होती थी। किसके आधार पर होती थी, अनुबंध के आधार पर। तो चंपारण के किसानों के साथ अनुबंध किया हुआ था और इस अनुबंध के तहत इनको 3/20 भाग यानी 15% भूमि पर 3/20 भाग या 15% भूमि पर इनको, इसको बोलते 3 कठिया प्रणाली। क्या बोलते हैं, 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20, 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है इसको। तो 15% भूमि पर चंपारण के किसानों को नील की खेती अनिवार्यतः करनी पड़ती थी, नंबर 1। नंबर 2 अनिवार्य, नंबर 2 सस्ते दामों पर, सस्ते दाम पर अंग्रेजों को ही बेचनी पड़ती थी। दूसरा किसी, चाहे फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, भारतीय व्यापारी हो, डच हो, हॉलैंड वाले हो, किसी को नहीं बेच सकते थे। अगर अन्य व्यक्ति ज़्यादा दाम पर ले रहा है तो उसको नहीं बेच सकते थे। तो सस्ते दाम पर इनको अंग्रेजों को ही बेचना पड़ता था। तीसरा, लगातार नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी। भूमि क्या हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाती थी। ओके, भूमि बंजर होने के कारण उनको वो जमीन छोड़कर दूसरी भूमि पर उसी अनुबंध के तहत कृषि करनी पड़ती थी और पूरा धीरे धीरे करते करते पूरा खेत बंजर हो जाता था। फिर किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने अंग्रेजों से कहा, अंग्रेज नहीं माने तो चंपारण के जो राजकुमार, क्या नाम है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी चंपारण आए थे तो उनके साथ कौन कौन आया था, नंबर 1 बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, इन दोनों को अपने साथ लेकर आए थे। इन्होंने यहाँ आकर ये देखा कि ये समस्या जायज़ है। तो वहाँ के जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी थे, जो कमिश्नर था, उन्होंने गांधी जी को वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने वहाँ पे अनशन किया
विरोध किया। विरोध करने के बाद सरकार झुकी और जो ये नील की खेतियाँ 3 कट्टे अपना ली थी इनको हटाना पड़ा और ये अनुबंध पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और वहाँ पर चंपारण कृषि कानून 1918 लगा। चंपारण कृषि कानून 1918 के द्वारा बाद में पूरी तरह से इस पर लागू किया गया। इस तरह से गांधी जी का ये पहला आंदोलन था जो पूरी तरह से सफल रहा। और अब अपने पढ़ते हैं, और इसमें एक शहरवेशी कर था। क्या था? 25% शहरवेशी कर के रूप में। ओके, अब आगे देखो, ये दिखेगा नहीं। अब दूसरा आंदोलन करते हैं अपने, अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन 5 मार्च 1948 को हुआ। पहला मजदूर आंदोलन था गांधी जी का। दूसरा आंदोलन गांधी जी का, इसमें क्या था देखो, अहमदाबाद मिल किसकी थी? कपड़े की। और जहाँ कपड़ा होता है वहाँ प्लेग फैलता है। क्या फैलता है? प्लेग फैलता है। अहमदाबाद में प्लेग फैला। प्लेग फैलने से मजदूर मरने लगे तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। जब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो फैक्ट्रियाँ में काम करने के लिए मजदूरों को प्रलोभन दिया गया। तो उसका क्या नाम दिया गया? प्लेग बोनस। क्या किया गया? प्लेग बोनस दिया गया। तो प्लेग बोनस के कारण मजदूर फिर काम करने लगे, क्योंकि घर पे भूखे मरने की नौबत थी। तो कम से कम बच्चे तो भूखे नहीं मरे, इसलिए वो काम पर लौट आए। धीरे धीरे प्लेग खत्म हो गया। प्लेग खत्म हो गया तो मजदूर ज़्यादा आने लगे। जब मजदूर ज़्यादा आने लगे तो उन्होंने प्लेग को ख़त्म कर दिया, प्लेग बोनस को ख़त्म कर दिया। और प्लेग बोनस को ख़त्म करने के बाद नए मजदूर आ गए तो पुराने वाले मजदूरों ने फिर फैक्ट्रियों पर ताला लगा दिया। और ताला लगाने के बाद फिर अहमदाबाद में मिल बंद हो गई। आंदोलन चला। मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में। मिल मालिक नहीं माने तो वहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने यहाँ आए तो यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है इसमें अम्बालाल साराभाई। एक मिल फैक्ट्री का मालिक था जिसने अच्छे संबंध थे गांधी जी, क्योंकि साबरमती आश्रम में इन्होंने खूब दान दिया था। और गांधी जी का अनुयायी थी। इसकी बहन थी अनुसुईया बहन। क्या नाम आएगा? अनुसुईया बहन इनकी शिष्या थी। ठीक है। और इस प्लेग बोनस पर फिर एक कमेटी बनी और गांधी जी ने अनशन किया और 4 दिन के बाद ही ये मान गए। तो मिल मालिकों ने कहा 20% बोनस देंगे, क्योंकि पहले 70% था। पहले 70% दे रहे थे। गांधी जी का ने 20 नहीं 35% बोनस पुराने वाले जो मजदूर थे उनको देना पड़ेगा। तो 35% बोनस पर सहमति हुई और ये आंदोलन पूरी तरह से गांधी जी का सफल हुआ। तीसरा जो आंदोलन था खेड़ा आंदोलन है। तीसरा आंदोलन कौन सा है? खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ। पहला किसान आंदोलन था। तीसरा गांधी जी का आंदोलन था। उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखो इसमें खास बात ये, आपने सुना खरीफ। खेड़ा कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद तो बताइए आपको गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा कहाँ है? अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ओके, अहमदाबाद है गुजरात। तो खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। खरीफ की फसल नष्ट होने के बाद रबी की, जायद की, खरीफ के अपने लेसन भी है, अपने बाद में पढ़ेंगे। खरीफ की फसल नष्ट होने नहीं, वर्षा बहुत कम हुई थी। वर्षा के अभाव में, वर्षा नहीं होने के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। फसल जिसके कारण से
वहाँ के किसान मालगुजारी देने में असमर्थ हो गए, उन्होंने मना कर दिया। जब इन्होंने मना कर दिया, लेकिन वहाँ के जो जिम्मेदार जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ जिम्मेदार थे, अंग्रेज़ सरकार थी, उन्होंने कहा नहीं कर तो देना पड़ेगा। तो गांधी जी को यहाँ फिर आना पड़ा। गांधी जी आए, गांधी जी जब आए तो इनको यहाँ पर दो व्यक्ति मिले। पहले थे युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, क्या नाम था? वल्लभ भाई पटेल। एक का नाम था इंदुलाल याग्निक, पहले ये थे, दूसरे इंदुलाल याग्निक। इन दोनों के साथ युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक के साथ गांधी जी ने पूरे खेड़ा का भ्रमण किया, देखा वास्तव में मांग सही थी, क्योंकि खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, वहाँ गरीब बहुत ज़्यादा किसान थे, कर देने में असमर्थ थे। तो दोनों के बीच में अब अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेजों के बीच में गांधी जी के बीच में बात हुई, और गांधी जी अंग्रेज अधिकारी के बीच में जो वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप के द्वारा पहले वो नहीं माने, जब नहीं माने तो उन्होंने अनशन किया। वही देखो, सत्य और अहिंसा उनका शस्त्र था, उस शस्त्र के द्वारा फिर उनको बात माननी पड़ी। समझौता क्या हुआ? समझौता ये हुआ कि जो किसान कर देने में या माल गुजारी देने में असमर्थ है वो ना देवे। जो किसान माल गुजारी या भूमिकर माल गुजारी देने में असमर्थ है वे ना दे, और जो किसान समर्थ है वो कर देवे। इस तरह से ये समझौता हो गया। और समझौता होने के बाद तीसरा आंदोलन भी, किसान आंदोलन भी गांधी जी पूरी तरह से सफल हुआ। तीनों आंदोलन सफल हुए। ओके, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, शायद आपको समझ में आया होगा। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, पहला आंदोलन था, ठीक, गांधी जी का। चंपारण बिहार में नील की खेती थी, 3 कटिया प्रणाली थी, 15% भूमि कृषि करना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके कारण से बंजर भूमि हो जाती थी, अनिवार्य खेती थी, सस्ते दाम पर बेचना पड़ता था, पैसा आता नहीं था, किसान गरीब होता जा रहा था, भूमि बंजर होती जा रही थी, भूखे मरने की नौबत थी। और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी आए, बाबू राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी के साथ आकर इन्होंने देखा, समझौता हुआ। समझौता होने के बाद ये जो अनुबंध था पूरी तरह से खत्म हो गया। अहमदाबाद मिल आंदोलन दूसरा आंदोलन था, 5 मार्च 1918 को हुआ था। पहला मजदूर आंदोलन था गांधी जी का, यहाँ प्लेग बोनस के नाम पर हड़ताल हुई, और इसमें अम्बालाल अनुसुईया का भी नाम आता है, और 35% बोनस देने पर सहमति हुई, क्योंकि पहले ये 70% ले रहे थे, प्लेग खत्म हो गया, पहले बोनस खत्म कर दिया। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की हाँ भरी, लेकिन नहीं माने, गांधी जी ने समझौता किया 35% बोनस पर। खेड़ा आंदोलन गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था, और ये तीसरा आंदोलन था जो 22 मार्च 1918 को हुआ था, खेड़ा अहमदाबाद में। और इसमें खरीफ की जो फसल थी, वर्षा के अभाव में खरीफ की फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण से किसान माल गुजारी देने में असमर्थ हो गए। गांधी जी आए तो यहाँ युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, जो इनके अनुयायी भी बने बाद में, इनके साथ इंदुलाल याग्निक, दोनों के साथ गांधी जी ने भ्रमण किया, पाया गलत था, विरोध किया, अनशन किया। समझौता हुआ कि जो किसान माल गुजारी देने में समर्थ है वो माल गुजारी दे, जो असमर्थ है वो माल गुजारी ना दे या भूमि कर ना दे। तो ये अपना टॉपिक क्लियर, 3 छोटे आंदोलन। अब अपने आगे और करते हैं। हाँ बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है कि आपको? बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक अपना
प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा रॉल्ट एक्ट, रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये पहले अपने 3 छोटे आंदोलन किए थे, अब आगे अपनी बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, रॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था। रॉल्ट एक्ट 17 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ओके, तीनों के बारे में देखो, ये किसने आया हुआ भी है, जलियांवाला बाग आया हुआ है, रॉल्ट एक्ट आया हुआ है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध नहीं है अपनी, लेकिन ये इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ है जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझोगे तो ये अपने आप हो जाएंगे, इसके समझाए बगैर ये नहीं होंगे। ओके, सुनो, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध में कौन था? एक तरफ ब्रिटेन था, एक तरफ है ब्रिटेन था, दूसरी तरफ है जर्मनी था। पूरा वर्ल्ड बंटा हुआ था। इसके साथ में रूस और फ्रांस थे, इसके साथ में रूस और फ्रांस अन्य देश भी थे, और ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और इटली। मैंने 3 नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि इनको त्रिमित्र राष्ट्र बोलते थे। क्या बोलते थे? त्रिमित्र राष्ट्र बोलते थे। और इसको त्रिगुट राष्ट्र बोलते थे, त्रिगुट राष्ट्र बोलते थे। मुख्यतः जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य युद्ध हुआ था। ओके, लेकिन अब मैं यहाँ जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य हुआ था, तो ब्रिटेन का युद्ध जब जर्मनी के साथ हुआ तो हम भी कहीं ना कहीं इनके साथ सम्मिलित थे। कैसे थे बताइए? ब्रिटेन उस समय 1914 में हमारे ऊपर अधिकार कर रखा नहीं कर रखा था, हम उनके उपनिवेश थे, हम उनके गुलाम थे। और ब्रिटेन का भारत पर अधिकार था, ब्रिटेन का भारत पर अधिकार था, तो भारत अपने आप से शामिल था। और उसमें डोमिनेंट स्टेट का प्रलोभन देके, संविधान बनाने की छूट देके, कुछ और प्रलोभन देके हमें शामिल कर लिया गया था, हमें शामिल कर लिया गया था। दूसरी बात, 9 जनवरी को मैंने बताया था, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी आए थे। जब गांधी जी भारत आए थे तब आपको पता है गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। पाश्चात्य लोगों के पक्ष में थे, अंग्रेजों के पक्ष में थे, इन्होंने सहयोग दिया था। और उन्होंने अपील भी की थी कि अंग्रेजों का सहयोग करते हुए उन्होंने एक सार्जेंट का काम किया था, यानी सैनिक भर्ती का काम किया था, सैनिक भर्ती का काम किया था। तो उनके शुरू में वो उनके भक्त थे, उनके सहयोगी थे। और इनको केसरी इनकी उपाधि भी इसलिए 9 जनवरी 1915 को इनको केसरी इनकी उपाधि भी दी गई थी, केसरी ए हिंद की। तो इससे सिद्ध होता है कि हम उनके साथ सम्मिलित थे, हमें बहुत सारे प्रलोभन दिए गए थे। और बाद में ये युद्ध 1918 में इन्होंने युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद अब देखो, युद्ध जीत गए। अब कहते हैं ना कि वादा किया जाता है, वादा निभाया नहीं जाता। वादा जो होता है, उन्होंने कोई वादा नहीं निभाया। जब कोई वादा नहीं निभाया तो पता है आपको फिर भारत में क्या होना था? क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। क्या हुई? क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। ओके,
जब नहीं माने तो क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा हिंसात्मक हड़ताल, दंगे आदि के द्वारा लोगों ने अपनी बात मनवाने के लिए, स्वराज प्राप्त करने के लिए, डोमिनेट प्राप्त करने के लिए भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? अपना वादा भूलकर रॉल्ट एक्ट, एक नया एक कानून पारित किया। रॉल्ट एक्ट को, इसके अध्यक्ष कौन थे? किसने बनाया था? सर सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में, रॉल्ट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया गया था जो रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद में इसको पारित किया गया था, इसको पारित किया गया था। ओके, तीसरी बात, इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे, इसमें क्या था वो भी आएगा। इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को न अपील का, न दलील का, न वकील का अधिकार था। न अपील, न दलील, न वकील की इसमें अवधारणा थी कि किसी भी अपराधी को, इसमें कानून जो बनाया गया था, क्या बनाया गया था? किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ा जा सकता था, पकड़ा जा सकता था, मुकदमा चलाया जा सकता था, मुकदमा चलाया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था। कितने साल के लिए? 2 साल के, सिर्फ संदेह के आधार पर 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में डाला जा सकता था, मुकदमा उस पर लगाया जा सकता था 2 साल के लिए। ठीक है, और इसमें काला कानून क्या होता है? न अपील कर सकता था वकील, न अपील कर सकता था, न दलील दे सकता था, न वकील कर सकता था 2 साल तक। ओके, इसमें 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सर्वप्रथम पहली बार हड़ताल की थी इसके विरुद्ध, हड़ताल की थी इसके विरुद्ध, रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध। ये गांधी जी का पहला प्रयोग था जो गांधी जी संभवतः, जहाँ तक मुझे ध्यान है, वहाँ तक हड़ताल शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया था। हड़ताल शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम किया था और पहली हड़ताल गांधी जी ने ही की थी संभवतः। इसके पहले शिकार कौन हुआ? इनका पहला शिकार हुआ गांधी जी। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पकड़ लिया गया। पलवल नामक स्थान पर गांधी जी को दिल्ली में पकड़ा गया, दिल्ली में पकड़ा गया और मुंबई भेज दिया गया, और मुंबई भेज दिया गया। ओके, पहले शिकार हुए। और दूसरा शिकार कौन हुए? दूसरे शिकार 10 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल के बाद सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू।
रॉल्ट एक्ट के अंतर्गत 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को जेल भेजा गया, पलवल दिल्ली, फिर मुंबई भेज दिया गया। वहाँ से 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, कहाँ पर है? अमृतसर में, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में, अमृतसर है पंजाब में, डॉक्टर सत्यपाल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो अमृतसर के पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता थे, इन दोनों को पकड़ के सिर्फ संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? पुनः रिपीट कर देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेके 1918 के बीच में। ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य हुआ था। एक तरफ त्रिमित्र राष्ट्र थे, एक तरफ त्रिगुट राष्ट्र थे। त्रिमित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस आते हैं। जर्मनी की तरफ से ऑस्ट्रिया और इटली का नाम आता है। ये त्रिगुट राष्ट्र है, ये त्रिमित्र राष्ट्र है। लेकिन इस त्रिमित्र राष्ट्र के यानी ब्रिटेन ने 1914 में हमारे ऊपर अधिकार कर रखा था, हमें उपनिवेश के रूप में यूज कर रहे थे। तब हम भी इनके साथ युद्ध में शामिल थे, यानी भारत भी इस युद्ध में शामिल था। 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी आए, और गांधी जी आने के बाद इन्होंने यहाँ पर सार्जेंट का काम किया था, सैनिक भर्ती का काम किया था, अंग्रेजों के पक्ष में काम किया था, जिसके कारण से इनको सैनिक भर्ती या सार्जेंट या अंग्रेजों का एजेंट के नाम से इनको बताया गया है। ओके, देखिए इसमें भारत शामिल हुआ। भारत शामिल हुआ तो भारत को प्रलोभन दिया गया था कि भारत को स्वाधीनता दी जाएगी, भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, भारत को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, संविधान बनाने की छूट दी जाएगी। बहुत सारे प्रलोभन है, किसी तरह का इन्होंने प्रलोभन दिया और वादा किया था, बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं निभाया। भारत को कोई आज़ादी संबंधी कोई बात नहीं की, तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए इन्होंने एक काला कानून लेकर आए, जो रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉल्ट एक्ट क्यों? क्योंकि सर सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में एक्ट बना था, कानून बनाया गया था, इसलिए रॉल्ट एक्ट कहलाता है। नंबर 1, ये 17 मार्च 1919 में बना था। केंद्रीय विधान परिषद में एक विधेयक पारित करके इसको बनाया गया था। इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ा जा सकता था, मुकदमा चलाया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था, और 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। और ये काला कानून भी था। काला कानून क्यों था? क्योंकि न इसमें किसी व्यक्ति को पकड़ने के बाद वह अपील नहीं कर सकता था, दलील नहीं दे सकता था, और वकील भी नहीं कर सकता था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया था। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सर्वप्रथम पहली बार हड़ताल का आयोजन किया गया। हड़ताल शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया, पूरे भारतवर्ष में हड़ताल हुई। उसके पहले शिकार हुए गांधी जी स्वयं, जिनको 9 अप्रैल 1919 में दिल्ली में पकड़ा गया, मुंबई भेज दिया गया। उसके बाद में दूसरी शिकार 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो अमृतसर पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, इन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ओके, अब तीसरा लास्ट बिंदु अपने करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा करते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए तीसरा। अब आप कुछ बात समझे होंगे, शायद समझ में आ रही होगी कि ये इस पर निर्भर है, ये दोनों इसके पर निर्भर है। रॉल्ट एक्ट क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? रॉल्ट एक्ट और प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो पहला बिंदु यही आता है, ठीक है। जलियांवाला बाग समझो इसको, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। समझना, इसको समझ में आएगा। बहुत बार ये आया हुआ है, शायद अब की बार फिर के क्वेश्चन आए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, और एक क्वेश्चन अब की बार भी पक्का आएगा।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ओके, पहला केस है। दूसरा, जलियांवाला कहाँ पर है? अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में। कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब में। ओके, दो बात। अब तीसरी बात आ रही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, कारण क्या था, कारण के बारे में अपनी बात करते हैं। ओके, अब कारण तो आप खुद समझ गए होंगे कारण कौन कौन से हैं। दो कारण तो आपके सामने है। पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा कारण है रोहतक सौम्य, तीसरा कारण मैंने वहां लिखा था शायद बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का पहला कारण आएगा रोहतक। क्या आएगा? पहला कारण है रोहतक। दूसरा है पहला प्रथम विश्व युद्ध लिख लो, प्रथम विश्व युद्ध। ओके, द्वितीय है रोहतक। सेकंड कारण आएगा रोहतक के बारे में। तीसरा कारण क्या था? दिमाग लगाइए, ये अमृतसर के हैं और अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता थे, उनको पकड़ लिया गया था। 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण एक जुलूस निकाला जा रहा था अमृतसर में, और इस अमृतसर में जुलूस निकालते हुए तीसरे कारण के रूप में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये पंजाब के अमृतसर के सबसे लोकप्रिय नेता थे। जैसे भारत के गांधी जी है, गांधी जी थे, तो इन दोनों लोकप्रिय नेताओं को रोल्ट एक्ट के अंतर्गत 10 अप्रैल को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। कब डाल दिया गया? 10 अप्रैल को। ओके, बात समझ में आ रही है? मेन बात यहां पर है, अब 13 अप्रैल को जलियांवाला जो बाग है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, जलियांवाला बाग, जलियांवाला जो बाग है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। क्या है? स्वर्ण मंदिर। इस स्वर्ण मंदिर के ठीक पास में एक बाग बना हुआ है, खुला सा, खुला बाग है, इसे ही जलियांवाला बाग कहते हैं। उस दिन 13 अप्रैल को आज भी बैसाखी का दिन होता है। क्या होता है? बैसाखी का दिन सिख जाति के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे हिंदुओं के लिए दीपावली त्यौहार होता है, मुसलमानों के लिए ईद का त्यौहार होता है, उसी प्रकार से सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार बैसाखी का त्यौहार होता है। इस दिन जलियांवाला बाग के पास एक बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पे मेला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? बैसाखी का मेला लगा हुआ था। और इस बैसाखी के मेले में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। जहाँ इस बाग के अंदर 5-6 हजार क्रांतिकारी या सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल के समर्थन में आए हुए लोग इकट्ठे हुए थे। भाषण चल रहा था और इस भाषण में लोग जो सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए थे, वो लोग भी, छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग इसमें शामिल हो गए। तो इस तरह से 20,000 के लगभग, 20,000 के लगभग लोग इकट्ठे हो गए। ओके, अब अमृतसर, पंजाब, अमृतसर की जो कमांड थी वो जनरल माइकल ओ डायर को दे दी गई। इस व्यक्ति ने आते ही क्या किया? एक मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया। क्या कर दिया? मार्शल लॉ। और दूसरा 144 की धारा लागू कर दी। मार्शल लॉ होता है सैनिक शासन,
और 144, इनको याद करना कई बार आ भी जाता है। 144 की धारा क्या होती है? प्रतिबंधित क्षेत्र। प्रतिबंधित क्षेत्र में क्या आता है कि हड़ताल नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते, खूब सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इस तरह की बातें इसके अंदर आ जाती है, यानी प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर सभा हो रही थी, माइकल और डायर कम से कम 150 सैनिकों के साथ, लगभग 100 भारतीय सैनिक और 50 ब्रिटिश सैनिकों के साथ में यह व्यक्ति आया और इस बाग को चारों तरफ से घेर लिया। एक संकरा रास्ता था और बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई चेतावनी दिए इस व्यक्ति ने 10 मिनट तक गोलियां चलाई और गोलियां जब तक खत्म नहीं हो गई तब तक चलाता रहा। आदेश उसका था और इसमें कहते हैं 379 व्यक्ति मारे गए। कितने व्यक्ति मारे गए? 379 व्यक्ति मारे गए और 1000 के लगभग घायल हो गए। 1000 के लगभग घायल हो गए। ओके, इसका पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया। इसका पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया। विरोध करने के बाद हंटर कमीशन बिठाया गया। क्या बिठाया गया? हंटर कमीशन बिठाया गया 1919 में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट को मैं अभी बताता हूं। इस रिपोर्ट के आने से पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स, देखिए एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स होती है, और इसमें जैसे अपने राज्यसभा है और लोकसभा है, तो ये राज्यसभा के रूप में है। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोकसभा के रूप में होती है। वहाँ भी 2 सभा है, यहाँ भी 2 सभा है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसके फैसला आने से पहले अपना फैसला दे दिया था। तो पहला फैसला मैं हंटर कमीशन का बता देता हूँ। हंटर कमीशन का जो फैसला आया था उसमें इन्होंने कहा था कि नंबर 1, बिना इन्होंने कोई चेतावनी नहीं दी, कोई चेतावनी इन्होंने नहीं दी थी, चेतावनी देनी चाहिए थी, नंबर 1। दूसरा, जो काम किया, जो इन्होंने गोलीबारी की चलाई, ये चलाने की आवश्यकता इतनी नहीं थी। ठीक है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो जूरी है उन्होंने क्या फैसला दिया? नंबर 1, माइकल ओ डायर को पद से बर्खास्त कर दिया, पद से बर्खास्त कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, इसे ब्रिटिश साम्राज्य की उपाधि दी गई, ब्रिटिश साम्राज्य की उपाधि दी गई। नंबर 3, या ब्रिटिश साम्राज्य की शेर की उपाधि दी गई, कर लो आप, शेर की उपाधि दी गई। नंबर 3, इनके सम्मान में एक तलवार भेंट की गई। नंबर 4, 20,000 पाउंड की राशि दी गई, 20,000 पाउंड की राशि दी गई। बस एक काम किया गया, उनको पद से बर्खास्त किया गया था। बाकी इसके सम्मान में किया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य शेर की उपाधि दी गई, सम्मान में तलवार भेंट की गई, 20,000 पाउंड की राशि दी गई। ओके, ये अपना टॉपिक। इसमें मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य हुआ था। ये ब्रिटेन की तरफ से रूस और फ्रांस थे, जर्मनी की तरफ से ऑस्ट्रिया और इटली था। और इसमें हम भी इसमें शामिल थे क्योंकि ब्रिटेन ने हम पे ऊपर अधिकार कर रखा था और हम उनके उपनिवेश थे, हम उनके गुलाम थे।
और 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी आए थे। गांधी जी ने एजेंट का काम किया था, सैनिक भर्ती का काम किया था और उसको कैसरियन की उपाधि भी 9 जनवरी 1915 में दी गई थी। और उसके बाद रॉल्ट एक्ट, क्योंकि इसमें कुछ वादे किए गए थे, वादा नहीं निभाया गया था, तो यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई भारत में। और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए सर सिडनी रॉल्ट की अध्यक्षता में एक रॉल्ट एक्ट का निर्माण किया गया। और इसमें सर सिडनी ने इसका निर्माण किया था, तो उसके नाम से रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था, किसी भी क्रांतिकारी को संदेह के आधार पर पकड़ा जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था। दूसरे से काला कानून भी कहा गया था। काला कानून क्यों? क्योंकि न इसमें अपील, न दलील, न वकील, तीनों ही अवधारणा नहीं थी। तीनों ही नहीं कर सकता था। किसी व्यक्ति को पकड़ने के बाद, किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ने के बाद, किसी नेता को पकड़ने के बाद वह अपील नहीं कर सकता था, वह दलील नहीं दे सकता था, वह वकील नहीं कर सकता था। इसके विरोध में गांधी जी ने सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1919 को भारत में हड़ताल की और इस हड़ताल शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया था। सर्वप्रथम संभवतः गांधी जी ने इस हड़ताल सर्वप्रथम की थी। ओके, इसके शिकार हुए पहले गांधी जी हुए। गांधी जी को पकड़ा गया दिल्ली में, दिल्ली से मुंबई भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जो 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था, दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, अमृतसर जेल में। ओके, अब आता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? मेन कारण क्या था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को पकड़ लिया गया था। इन दोनों को छुड़ाना था, इनके विरोध में, और अंग्रेजों से इन दोनों को छुड़ाने के लिए ये सभा की गई थी। और ये जलियांवाला बाग में जो सभा हुई, कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो जलियांवाला बाग कहाँ है? स्वर्ण मंदिर के पास में है, अमृतसर पंजाब में। वहाँ पर एक बात रह गई थी, वो मैं पुनः इसमें आएगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ये कारण क्या थे? कारण था प्रथम विश्व युद्ध, रॉल्ट एक्ट और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। इनके छुड़ाने के लिए, इनके विरोध के फलस्वरूप जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को ये सभा की गई थी। ओके, जिस दिन ये सभा हो रही थी 13 अप्रैल को, वो बैसाखी का दिन था, जिसलिए वहाँ मेला भी लगा हुआ था और लोग भी आए हुए थे। जो क्रांतिकारी जो लोग थे, जो सम्मेलन कर रहे थे, सभा कर रहे थे, वो 5-6 हज़ार के लगभग थे। बाकी और लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, सुनने लगे। और वहाँ पर लगभग 20,000 लोग हो गए। माइकल ओडायर को जब पता लगा, तो माइकल ओडायर अपनी पूरी फोर्स को लेकर कम से कम 100 भारतीय सैनिक, 50 ब्रिटिश सैनिक को लेकर वहाँ आया। उससे पहले उसने रात को ही मार्शल लॉ 144 की धारा लगा दी थी। मार्शल लॉ होता है सैनिक शासन, 144 धारा जो प्रतिबंधित क्षेत्र, जो सभा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जब माइकल ओडायर जब आया था, तब हंसराज नाम का जो व्यक्ति था, हंसराज नामक एक व्यक्ति था, तो वो उस समय भाषण दे रहा था। जब माइकल ओडायर ने जो गोलियां चलानी शुरू की थी, तब हंसराज नाम का व्यक्ति उस समय भाषण दे रहा था। तब ये बात हंसराज की रह गई थी। जनरल और माइकल ओडायर जब आया, तो उसने बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दिया। 10 मिनट तक जितने कारतूस थे वो सारे चला दिए गए। तब चलाने आदेश दिया, तब हंसराज नाम का व्यक्ति उसमें भाषण दे रहा था। और माइकल ओडायर ने बिना कोई चेतावनी दिए 10 मिनट तक गोलियां चलाई। इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, लगभग 1000 व्यक्ति घायल हो गए। और इसके विरोध स्वरूप हंटर कमीशन बिठाया गया। हंटर कमीशन ने 2-3 बातें कही, ठीक है ना, कि बिना कोई चेतावनी देनी चाहिए थी, जो गोलियां चलाई गई वो सही नहीं था, मानसिक असंतुलन का प्रतीक बताया गया। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उससे पहले ही उनको कुछ बातें लागू कर दी। उनको माइकल ओडायर को पद से बर्खास्त कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की शेर की उपाधि दी गई, सम्मान में तलवार दी गई और 20,000 पाउंड की राशि प्रदान की गई। इस तरह से ये अपना प्रथम विश्व युद्ध, रॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड।
शायद आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हिस्ट्री क्लास लो, हिस्ट्री क्लास में जो सन है वो बहुत ज़्यादा है, याद नहीं होते बच्चों। देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा, विश्वास बनाए रखो, करते रहिए कुछ ना कुछ। देखिए छोटी सी बात है मोटिवेशन ग्रुप में, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, लगे रहो, समय कम है। जब लगे कि हम हार गए हैं, जब लगे कि हम हार गए हैं, बस उसी पल सोच लो कि एक बार फिर कोशिश करते हैं, देखना आप जीत जाओगे। उन्हें बहुत बता रहा हूं मैं, जब लगे कि हम हार रहे हैं, हार गए हैं, बस उसी पल सोच लो कि एक बार और कोशिश करते हैं, देखना आप जीत जाओगे। क्योंकि मुझे पता है इसमें जो समाजी ज्ञान है बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप में बहुत ताकत है, बहुत पढ़ाई की है आपने। मैंने आपको सिलेबस एक बार करवाया, फिर रिविजन भी करवाया, नोट्स भी आपको दिए हैं, बनवाए हैं। तो फिर मैं आपको एक बात कहता हूँ, परिंदों ने उड़ान भरी है, परिंदों ने उड़ान भरी है, परों का इम्तिहान अभी बाकी है। परिंदों ने उड़ान भरी है, परों का इम्तिहान बाकी है, जीती है चंद पहाड़ियाँ, जीती हैं यानी 4 अभी हुए अपने, 2 पढ़े हैं, मेन समाज ज्ञान मैथ 2 सब्जेक्ट पढ़े अपने, तो जीती है चंद पहाड़ियाँ, आसमां अभी बाकी है। लगे रहो प्यारे बच्चों, सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के अवश्य जीत हासिल होगी। समाज ज्ञान का पेपर भी अच्छा होगा और मैथ का पेपर भी अच्छा होगा। ओके, नमस्ते, जय हिंद, जय APS।